इन शख्सियत का नाम गयास साहब है। ये मेरे ए लेवल से दोस्त हैं। ए लेवल्स मतलब समवेयर अराउंड 10 ईयर्स बैक से। गयास साहब उस जमाने में भी बहुत पॉपुलर थे और अभी भी पॉपुलर है। मुझे अभी तक याद है, हमारे एक टीचर थे अकाउंटिंग के, अदील इकबाल पेपर वाला। उन्होंने एक दफा पूछा कि क्लास का सीआर या टीए कौन बनेगा। लड़कों ने हाथ उठाया ना उठाया हो, सब लड़कियों ने जरूर हाथ उठाया था इनको बनाने की। कोई स्किल है इनमें खास। खैर, फयाज साहब ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। इन्होंने फिलिप्स में भी काम किया, उसके बाद उन्होंने डॉलर्स में भी कुछ टाइम काम किया और फाइनली इन्होंने सोचा यार अपना कुछ करते हैं। तो इन्होंने एक अपना सेटअप बनाया है वालीम के नाम से, जो एड टेक में ऑपरेट करता है, एजुकेशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है। फयाज साहब उन लोगों में से हैं जो मेरी गैदरिंग है, मतलब हम समझते हैं यार हमने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है जिंदगी में, कुछ बड़ी मुनासिब जॉब हो गई है, तुम लोगों के फ्यूचर के साथ खेल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मुनासिब कर लिया है। लेकिन जब गयास साहब से मुकाबला होता है हम बोलते हैं गयास साहब हमारी लीग में ही नहीं है। हमारे ए लेवल से पेपर हुआ था तो हुआ इस तरह, हम सब पेपर देके निकले, हमने पूछा भाई कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ कैसा हुआ। गयास साहब ने कहा सही हुआ। हमारे आए मार्क्स 94। मेरा एक और दोस्त था अकाउंटिंग का चीता, उसके मार्क्स है 96। मैंने कहा यार चलो आसपास है, कंपटीशन में 2 मार्क्स तो मैं अचीव कर सकता हूँ। फयाज साहब के 110 में से 110। तो माशाल्लाह इनकी लीग अलग है, सही है, और माशाल्लाह ये जीनियस भी बहुत ज्यादा है। आपको इनसे इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है फयाज साहब, ओवर ठीक है। करें, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किसी से लास्ट टाइम की मुलाकात नहीं थी ना, सबसे फर्स्ट टाइम की मुलाकात हो रही है ना, ऐसा तो नहीं कोई रिपीट कर रहा है? बस मैं पूछ इसलिए रहा था कि यही डेक हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था, तो ऐसे ना हो कि ये वही वाली बातें हो रही हैं जो आप लोगों को। खैर, इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने चेंज की हैं। बहरहाल जो सरमद ने इंट्रोडक्शन कराया वो ऐसा कुछ नहीं है इस तरह का, जितनी एग्जैजरेटेड इंट्रोडक्शन सरमद ने कराया इस तरह से नहीं है, बहुत ही। दोबारा नहीं, ऐसा नहीं है। और ना जिंदगी में कुछ इतना अचीव किया है, ना इतने कुछ सक्सेसफुल है। अगर इतना ज्यादा कुछ अचीव कर लिया होता तो आज यहाँ पे नहीं होते, कहीं और होते। खैर, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं क्विकली आप लोगों से ये पूछूं कि ये नजर आ रहा है सबको? कोई एक रीड कर दे अगर पीछे से। क्या मतलब हुआ? क्या समझ में आता है इस स्टेटमेंट से? सिर्फ ये तो कुछ सही बात है या ये अजीब सी बात है? कौन कौन इससे डिसएग्री करता है? हमारे हिसाब से कैसी होगी रिलेशन? टैक्स कितना है आज? अब 225% जाता है अगर हम सिर्फ जीएसटी की बात करें। इसके बाद इनकम टैक्स अलग है। सिर्फ टैक्स बचाने से बिजनेस की डायनामिक्स नहीं चेंज होगी। अगर बिजनेस आपका लॉस मेकिंग था तो वो 18% और देके बहुत ज्यादा वो खराब नहीं होगा, और अगर आपका प्रॉफिटेबल, अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो 18% देने से बर्बाद नहीं होगा। तो टैक्स की इम्प्लीकेशन ही सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टैक्स के अलावा और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। क्यों फेल होता है स्टार्टअप? अच्छा, सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं? कौन से प्रोग्राम के? सारे अकाउंटिंग फाइनेंस के? और सारे फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में कितने? सेकेंड ईयर में कितने? और थर्ड ईयर में कितने? और थर्ड ईयर से आगे के भी कितने? फोर्थ। फिफ्थ ईयर तो नहीं ऐसा कोई फिफ्थ चल रहा है जिसका? क्यों फेल होते हैं स्टार्टअप्स? हमें भी बताएं। और कोई रीसेंट एग्जांपल है स्टार्टअप की? किसी ने किसी स्टार्टअप के बारे में सुना हो
बड़ा अच्छा काम कर रहा है या बहुत बर्बाद कर रहा है टाइम? कौन सा स्टार्टअप होगा ऐसा? इस क्लासरूम से निकलते हैं ना बाहर, कोई भी स्टार्टअप। फूड पांडा क्या है, किसी ने किया इस्तेमाल? तो ऐसा क्यों लग रहा है मैं पहली दफा बता रहा हूँ फूड पांडा कोई चीज होती है? और कौन से स्टार्टअप होते हैं? फूड पापा, और इसके अलावा इनड्राइव, और इसके अलावा बाइकिया, यांगो, करीम जो चला गया, और क्रेव मार्ट। अब इस डायनामिक से अगर हम हट के थोड़ी सी बात करें, जो खाना पहुंचा रहे हैं और बंदे को पहुंचा रहे हैं इधर उधर, इसके अलावा और कोई बिजनेस जिसके बारे में सुना हो आपने? कोई फाइनेंस का स्टार्टअप, कोई एजुकेशन का स्टार्टअप, कोई हेल्थ का स्टार्टअप, कोई मकसद, डी फाइलर, क्रेव मार्ट हो गया। कौन बोल रहा था वैसे? हाँ, जे डॉट स्टार्टअप में आएगा। क्या होता है वैसे स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या होती है? न्यू बिजनेस, छोटा बिजनेस। तो दरवाजे पे देख रहा है आपको। और कैसे डिफाइन करते हैं? हमने कैसे डिफाइन किया कि जे डॉट स्टार्टअप नहीं है मगर फूड पांडा स्टार्टअप है, एस्टैब्लिश्ड है वो, और इसके अलावा प्रॉफिटेबल है, गुडविल नहीं है। देखिए, एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला होता है जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम एक स्टार्टअप क्या होता है और कौन सा स्टार्टअप नहीं होता है। जब हम किसी ऐसी डोमेन या किसी ऐसी इंडस्ट्री की बात करते हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हो, इससे पहले किसी ने इसमें काम नहीं किया हुआ हो, तो यूजुअली उस स्पेस में स्टार्टअप डेवलप किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल ली फूड पांडा की। फूड पांडा क्या काम करता है? फूड डिलीवर करता है। कहां से लेके आता है? खुद नहीं पकाता, जो पका रहा है उससे उठाएगा और किसको पहुंचाएगा? जिसको चाहिए। सिंपल। क्या मॉडल था इनका? मार्केट प्लेस एग्रीगेशन थी। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी डिलीवरी भी होती है, उसका बड़ा एक टीडियस प्रोसेस है कि आप जाएं वेबसाइट पर रजिस्टर करें, ऑर्डर करें और फिर घर पर बैठ के इंतजार करें। ऐसे ही था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस मार्केट प्लेस को अपने पास प्लेटफॉर्म बनाया और उसको पब्लिक कर दिया। वहीं से ऑर्डर होगा, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचाने की है। खाना खराब है, अच्छा नहीं बना हुआ, ठंडा हो गया है, या कोई चीज मिसिंग थी, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? रेस्टोरेंट की। इनकी जिम्मेदारी टाइमली पहुंचाएंगे, सेम रेट्स के ऊपर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और ये कोई चीज नहीं इनोवेट कर रहे। ये इससे पहले कोई काम कर रहा था फूड पांडा से पहले? कर तो रहा था, रेस्टोरेंट वाले खुद कर रहे थे, लेकिन वो मार्केट एग्रीगेशन नहीं हुई ना। वो तो मैंने पकाया, मैंने पहुंचा दिया। मार्केट एग्रीगेशन भी कर रहा था। ईट ओए के नाम से था एक, सुना किसी ने? ईट ओए, ईट मुबारक के नाम से था इससे पहले, सुना? एग्जैक्टली सेम काम कर रहे थे जो आज फूड पांडा कर रहा है। फूड पांडा जब मार्केट एंटर की थी, इन्होंने इनको एक्वायर किया था। करीम की जब हम बात करते हैं तो करीम क्या करता है आज? अब तो घर चला गया, लेकिन जब करीम ने एस्टैब्लिश किया था पाकिस्तान में, तो उसने पूरी मार्केट को एजुकेट करना शुरू किया था। करीम से पहले ये काम कोई नहीं कर रहा था। क्या मॉडल था करीम का? आज अगर हम सोचते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्या करता था? बंदे उठा लेता था। आज अजीब सा क्यों लगता है? या उस सिनेरियो में अगर हम 10 साल पहले जाते हैं तो उसमें अजीब सा क्या था? क्या? एमक्यूएम का करीम से क्या ताल्लुक? वो तो सब पे करीम थे। एक बहुत अजीब सी सिचुएशन थी कि आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको बोलो कि मैंने किसी बंदे को बोला है, वो बाहर खड़ा है गाड़ी लेके, सब लोग उसकी गाड़ी में बैठ जाओ, चले जाओ। इम्पॉसिबल था ना? या आपकी अपनी गाड़ी है, आपका छोटा भाई, और वो कह रहा है कि हाँ मैं फला मोहल्ले में चला गया और मैंने 2-4 आदमियों को बिठाया और मैंने उनको फला जगह उतार दिया। तो उसने कहा भाई वो अगर आर्म्ड होते, वही दहशतगर्द होते, वही आपकी गाड़ी ले जाते, वही आपको किडनैप कर लेते, तो दोनों साइड्स के ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। और अगर हम ये बात करें स्पेसिफिक पाकिस्तान या कराची की, तो ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। कैसा कैसे हो सकता है कि किसी रैंडम बंदा को घर में आए और हम अपने माँ बहनों को बोलें कि जाओ भाई बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, या अदर वे अराउंड। दोनों साइड पे चैलेंज था। तो उसने क्या आइडेंटिफाई किया? उसने
मार्केट में पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया और उसने उस मार्केट में एंट्री ली। अब एंट्री लेने के बाद उन्होंने मार्केट डेवलपमेंट शुरू की। मार्केट डेवलपमेंट में क्या किया उन्होंने, मॉडल तो बड़ा फीजिबल था ना, गाड़ी वाले बहुत सारे हजरात हैं कराची में जिनके पास गाड़ी है और फुल टाइम उसका यूटिलिटी नहीं है, सुबह में निकले ऑफिस चले गए, दैट्स इट। अब वो दिन भर गाड़ी पे घूमते नहीं फिर रहे, तो गाड़ी दिन में एवरेज 8 घंटे 10 घंटे खाली है जब तक वो बंदा ऑफिस में, और जब वो घर आ गया फिर खाली है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो आपके पास एक ऐसा एसेट था इकोनॉमी के अंदर जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने घर पे खड़े हैं, अब उन्होंने सोचा कि यार मुझे तो गुलशन से डिफेंस जाना है, कैसे जाएं, बस से जाएंगे, या दूसरा ऑप्शन बहुत जो इज्जत वाला ऑप्शन था उस टाइम पे, टैक्सी से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे। कैसे जाएंगे, अब हम यहाँ से गली से निकलेंगे, 50-100 कदम कोने पे चलेंगे, स्टैंड पे जाएंगे, वहां पे खड़े होंगे, जो रिक्शा खड़ा हुआ था उससे पूछेंगे तो वो 500 रुपये बताएगा, फिर हम वहां पे आधे घंटे खड़े होंगे तो जो गुजरते हुए रिक्शे होंगे उसको हाथ दे दे के इशारा कर रहे होंगे कि भाई हमें ले जाओ, फिर वो शायद 100 रुपये कम बता दे, फिर हम उसके पास जाएंगे। तो इसमें टाइम कितना जाया हुआ, हमारा भी और रिक्शे वाले का भी, क्योंकि वो जो स्टैंड पे खड़ा था उसने कहा भाई मैंने तो स्टैंड पे खड़े होने के पैसे दिए, मैं तो चार्ज करूंगा, वो पैसे कौन देगा, मैं तो नहीं दूंगा, आप ही दोगे, अगली सवारी देगी वो पैसे। तो मार्केट में कितना बड़ा गैप था। अब इसको एक्सप्लोर किया किसने, करीम ने, और उसने मार्केट को एजुकेट करना शुरू किया। उसके बाद फिर मार्केट में कंपटीशन आना शुरू हुआ और इवेंचुअली करीम फिजल आउट हो गया, क्योंकि आज उसका दुबई में यहाँ से सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा बिजनेस है और वो अदर टेरिटरीज में भी ऑपरेट कर रहा है। तो स्टार्टअप अगर हमने डिफाइन किया तो कैसे डिफाइन किया, कोई ऐसा बिजनेस जो इससे पहले उस तर्ज पे ना हो रहा हो, एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी हो और मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल। कितने सारे लोग थे जिनके पास गाड़ियां थी, कितने सारे लोग थे जिनको डेली कम्यूट करना था, यूनिवर्सिटी आना था, ऑफिस जाना था, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, या घर में एक ही गाड़ी थी, 4 बंदे जाना है, तो गाड़ी तो है लेकिन अभी अवेलेबल नहीं, हमें तो अभी चाहिए, सुबह 9 बजे ही पहुंचना है यूनिवर्सिटी, नहीं तो क्लास में लेट हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी समझ में आई। तो स्टार्टअप कैसे क्या डिफाइन हुआ, वो जो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में हम एंटर करें। ग्लोबल अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो और कौन कौन से आते हैं ध्यान में, ग्लोबल स्टार्टअप्स सिर्फ यही पता है हमें, फूड पांडा और करीम, और कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं स्टार्टअप्स की, अलीबाबा, ई कॉमर्स का एक जायंट था अमेजॉन, और गूगल ड्राइव, किसने बोला, अच्छा मैंने बोला जी, कोई स्टार्टअप, एयरबीएनबी, एयरबीएनबी की स्टोरी पता है वैसे, कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे एस्टैब्लिश हुआ था, चलिए एयरबीएनबी के ऊपर करते हैं। और कोई स्टार्टअप ग्लोबल, शॉपिफाई, फेसबुक का नाम सुना है, क्या करता है फेसबुक, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप लोग सोने के लिए आए हैं या सोने के लिए जाएंगे इसके बाद, या पत्थर के जमाने से आए हैं सब लोग। फेसबुक, इंस्टाग्राम का नाम सुना, कितने लोग यूज करते हैं फेसबुक, कितने लोग यूज करते हैं अब, और टिकटॉक कितने लोग यूज करते हैं, तौबा तौबा, इतनी भी गंदी बात तो नहीं है टिकटॉक, गायब हो जाओगे, क्यों उतना नेगेटिव कॉनोटेशन है टिकटॉक का, हर कोई कुछ, तो वो तो इंस्टाग्राम पे भी बना रहा है, फेसबुक पे भी बना रहा है, यूट्यूब पे भी डाला है, नीश कंटेंट है वो, दैट्स वन वे टू पुट इट। क्यों ऐसा नेगेटिव कॉनोटेशन, क्यों ऐसी खराब है, सोचा है कभी, सही कह रहे हैं, सिर्फ यही एक रीजन है, कंटेंट उसके ऊपर अजीब सा। जब टिकटॉक लॉन्च हुआ था तो उन्होंने लॉन्च के वक्त एक गलती की थी, उन्होंने अनफिल्टर्ड कंटेंट अपलोड करने की परमिशन दी थी, जिसकी वजह से आज तक टिकटॉक का परसेप्शन बहुत खराब है। लेकिन आज अगर हम सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाले अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो टिकटॉक है, सबसे ज्यादा मोनेटाइजेबल
और सबसे ज्यादा एंडलेस अपॉर्चुनिटीज वाले अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो वो टिकटॉक है। क्यों? पैसे मिलते हैं किसको? क्रिएटर और मार्केट प्लेस पे आ गए। तो वो जो प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट चैनल बना के सेल कर सकते हो आप प्रोडक्ट, वो भी इंस्टाग्राम पे नहीं हो सकता, फेसबुक पे नहीं हो सकता। फेसबुक ने फेसबुक मार्केट प्लेस और वगैरह वगैरह तरीके से ट्राई जरूर किया। व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने ट्राई किया, व्हाट्सएप के ऊपर कैटलॉगिंग और डायरेक्ट ई कॉमर्स लिंक करने की कोशिश की, लेकिन सबसे सक्सेसफुल अभी तक टिकटॉक है। टिकटॉक का एक परसेप्शन जरूर खराब था, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यूजर जो है वो टिकटॉक ही का मिलेगा, जबकि फेसबुक और यूट्यूब भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा क्यों हुआ वैसे? टिकटॉक इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर गया? गलत लोगों के हाथों में चला गया। कि कौन है गलत लोग? अच्छा, कितनी आबादी है पाकिस्तान की? कितने लोग यूज करते होंगे टिकटॉक? अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के, कुछ एक एस्टिमेट होगा ना कि इतने लोग देखते होंगे, धंधा बनेगा तो इतने, इसके ऊपर इतना बन सकता है और इतना स्केल कर सकता है। कितने लोग यूज करते होंगे टिकटॉक? मिलियंस नहीं होंगे। मिलियंस में तो थोड़े टाइम में ऐसा लगता है कि इकरा यूनिवर्सिटी की आबादी भी होगी। पाकिस्तान की कितनी आबादी है? 14 करोड़? 22 करोड़। पहले 14 करोड़ बोला था आपने। 22 करोड़। 22 करोड़ वो है जो हमने 4 साल पहले आखिरी सेंसस किया था, उस हिसाब से 22 करोड़ है। इफेक्टिवली 250 मिलियन ही 25 करोड़ होनी चाहिए, एक सेफ एस्टिमेट है। इसमें से कितने लोग यूज करते होंगे पाकिस्तान में टिकटॉक या इंटरनेट यूज करते होंगे? चलिए, जितने लोग टिकटॉक यूज करते हैं वो सारे इंटरनेट वाले तो होंगे ना। इंटरनेट कितने यूज करते होंगे? हर बंदा करता होगा। पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। कौन सा आप सर्च कर रही है ना? कर रहे? फोन इधर है, नहीं तो सर्च कर लो, उसमें कोई ऐसी कोई टिकटॉक तो नहीं खोल लेना, वो बाकी सही है। हाँ, मिडिल क्लास बंदा कितना होगा? मतलब अगर हम एक बिजनेस बना रहे हैं और बिजनेस के आगे फोरकास्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? 40 to 45 मिलियन आउट ऑफ 250 मिलियन। तो कितना परसेंट बना? 20% से कम बना। आजकल तो मुझे फिर एक चलो परसेंटेज में बताओ। 80 to 90% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के। $116 मिलियन, ये जीपीटी ने बताया या गूगल ने बता दिया? आज 110 मिलियन का नंबर रिपोर्ट करता है पीटीए। 110 से 115 मिलियन का टोटल आबादी कितनी थी? 250 या 220। तो ये कितना हुआ? नियरिंग 50%। पाकिस्तान में आज 50% लोग हैं जिनके पास इंटरनेट मौजूद है। तो हर बंदा हमें नजर आता है कि इस्तेमाल कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप के अंदर हर बंदा नहीं कर रहा इस्तेमाल। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि या तो वहां तक इंटरनेट पहुंचा नहीं, या उसके मतलब का नहीं है, या स्पीड इतनी स्लो है। और ये जो इंटरनेट इस्तेमाल करने की डेफिनेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर एक ब्रॉडबैंड लगा हुआ है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, फ्री वाईफाई चले जा रहा है, लोगों ने खोला हुआ है टिकटॉक, ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसमें जो 97% है, ये वो लोग हैं जिनके पास डेटा सिम है, जिन्होंने महीने में एक दफा गूगल सर्च किया हो या फेसबुक पे अपना स्टेटस अपलोड, कुछ भी कोई एक काम किया हो, वंस इन अ मंथ एक दफा इंटरनेट के साथ इंटरेक्शन हो, तो वो काउंट किया जो 50% है। 51-52% बनता है। तो आधा पाकिस्तान आज भी नहीं इस्तेमाल कर रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसी चीज को 5 साल पहले देखते हैं, कोविड के टाइम पे, आज 115 मिलियन निकाला ना, कोविड के टाइम पे कितना होगा? कोविड से जस्ट पहले 40-60%, 40 मिलियन, आज 115 मिलियन। और किसी ने तुक्का लगाना है? मुसलमानों 80 मिलियन किया सर्च? नहीं, मैं बता दूं, नियरिंग 30 to 35 मिलियन यूजर्स थे इंटरनेट के कोविड के आने से पहले। ये जो बात निकली थी टिकटॉक से, वो इसलिए हुई कि
5 साल पहले टिकटॉक या इंटरनेट कितने लोग यूज कर रहे हैं? 35 मिलियन। आज कितने यूज कर रहे हैं? 115 मिलियन। कितने बढ़ गए? 4 गुना। कितने साल में? 4-5 साल के अंदर। किसी भी कंट्री में आज तक इतनी फास्ट परसेंटेज वाइज ग्रोथ नहीं देखी। तो अब हर बंदे के हाथ में फोन है। अब उसने फोन जब हाथ में है उसके, तो उसने कुछ तो करना है, तो क्या करेगा? तो जो टिकटॉक की वाइडली पॉपुलैरिटी है आज, वो इस वजह से। लेकिन ये जो इतने मिलियन ऑफ यूजर्स बढ़े, इन्होंने सिर्फ टिकटॉक नहीं बढ़ाया, इन्होंने और क्या क्या चीजें बढ़ाई हैं? लिंक्डइन में और क्या बढ़ा दिया भाई? बस अब आप रुक जाओ, बाकी मैं बता। आप किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो। जब ये इंटरनेट यूजर्स बढ़े, तो इंटरनेट यूजर्स बढ़ने के बाद ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस जो 5 साल पहले था, जो कोविड में भी इतना नहीं था जितना आज है, दराज ने अपना सिग्निफिकेंटली बिजनेस वॉल्यूम ग्रो किया। टेमू को मार्केट इतनी अट्रैक्टिव नजर आई कि उसने यहाँ पे लॉन्च किया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मंथ उसने एडवर्टाइजमेंट में बर्न किए। इसके अलावा करीम, यांगो, ये सारे भी इंटरनेट ही के थ्रू डेवलप होना शुरू हुए। सोशल मीडिया एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हर ब्रांड को, हर बिजनेस को अपना सोशल मीडिया मेंटेन करना जरूरी है। इसकी वजह से इमेंस नंबर ऑफ जॉब्स मार्केट में आएंगे। अमेजॉन बहुत सारे लोगों ने सीखा। मेजॉरिटी किन लोगों ने सीखा? एक मेजर सेगमेंट था जो गांव देहात, जो सेकंड टियर सिटीज है, उन्होंने सीखा और उन्होंने इससे कमाना भी शुरू किया। तो जो टिकटॉक की ग्रोथ है वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, फॉर्चुनेट पार्ट इसके अलावा और बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसको सेशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सेशन को थोड़ा सा क्विकली लेके चलते हैं। 20 मिनट तुमने कॉन्टेक्स्ट बनाने में बना दिए। इंट्रोडक्शन मेरा कि मैं क्यों बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने आज, अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, जब स्टार्टअप बनता है तो वो किस किस चीजों को मेजर करने की चाहिए उसको, और क्या करना चाहिए, और एक बिग पिक्चर फाइनेंस की और आप लोगों के लिए टेक अवे कि आप लोगों को आज करना क्या चाहिए। मतलब ये सेशन सुन लिया तो सेशन से क्या फायदा होना चाहिए, या मोर इम्पोर्टेंटली आप लोग जो आज यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आप लोग इस एज में ऐसा क्या कर सकते हो। यानी मैं अगर 10 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं ऐसा क्या करता जो और सक्सेसफुल हो पाता, या और बेहतर ग्रो कर पाता, या थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हो पाता। अगर हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछें कि एक अच्छा बिजनेस कौन सा होता है? जो प्रॉफिट करता है। और खराब बिजनेस कौन सा होता है? जो लॉस करता है। अगर हम इसको पेपर के ऊपर देखें, यानी P&L सबने बनाया आज तक जिंदगी में? किसी ने एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सबने बनाया ना? कोई ऐसा तो नहीं इसने बनाया नहीं कभी आज तक, उसको पता नहीं। और बैलेंस शीट भी सबने बनाई है। तो कैसा दिखना चाहिए एक आइडियल हेल्दी बिजनेस? कैसा देखना चाहिए? क्या चीज होनी चाहिए उसके पास? प्रॉफिट तो एक मैट्रिक हो गया ना, और एसेट ज्यादा होने चाहिए, लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? अच्छा, इधर वाले लोग थोड़ा सो रहे हैं। क्या होना चाहिए? एक्सपेंस बहुत ज्यादा होने चाहिए। जाग रहे। जब एयरबीएनबी ने पिच किया होगा तो क्या पिच किया होगा? एयरबीएनबी पता है सबको क्या होता है? क्या होता है बताएं थोड़ा सा। एयरबीएनबी अकोमोडेशन, प्राइवेट अकोमोडेशन इनेबल करता है। वो एक मार्केट प्लेस बनती है। कैसे शुरू किया था पता है? किसी ने पढ़ा इसके बारे में, या वैसे किसी ने यूज किया वैसे एयरबीएनबी? क्या किया? अपना घर है तो एयरबीएनबी पे सारे किराएदार रहते हैं। एयरबीएनबी अभी मैंने समझाया पूरा। एयरबीएनबी का मकसद ये था कि आप अगर कहीं और गए हो घूमने और वहां पर आपके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है तो आप स्टे कर सकते हो बहुत अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। आप दुबई जाओ, इवन आप उम्रा करने जाओ, उम्रा करने के लिए बहुत ज्यादा कोई रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप जद्दा जाओ तो वहां पर, रियाद जाओ तो वहां पर आप रह सकते हो और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। किसी एक बंदे का घर होगा जिसके पास 4 कमरे हैं, वो बोलेगा एक कमरा फारिग है विद अटैच वॉशरूम और समथिंग, उसकी पिक्चर्स अपलोड करेगा और बोलेगा कि भाई ये आपको मैं ब्रेकफास्ट भी बना के दे दूंगा या नहीं दूंगा, आपको रनिंग वाटर मिल जाएगा, गर्म पानी मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी एमिनिटीज है, मैं चार्ज करूंगा ये पैसे। अब आप उसको जब कंपेयर करोगे होटल से तो वो आधो आध का फर्क होता है, उमूमन 1/3 का भी फर्क हुआ है। कि होटल में अगर मैं रहूंगा तो $100 रहेगा, $100 का मतलब 30,000 रुपए, और उनके घर में पर नाइट $10,000 के अंदर
यू कैन कंफर्टेबली स्पेंड योर नाइट। कैसे शुरू हुआ था ये मॉडल? ये मॉडल शुरू हुआ था, दो लड़के थे, गालिबन यूएस की एक स्टेट है सैन फ्रांसिस्को थी गालिबन। सैन फ्रांसिस्को आज वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टेक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। वहां पर एक एग्जीबिशन थी, उस एग्जीबिशन के लिए बहुत सारे गेस्ट्स आए, उनके पास होटल्स इतने नहीं थे अवेलेबल उस स्टेट में जो वहां रह सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढूंढना शुरू किया कोई प्राइवेट अकोमोडेशन। तो उन्होंने इनसे पूछा कि भाई तुम लोग बेरोजगार हो, कुछ करने कराने का है नहीं, तुम्हारे पास घर है, गैराज है, तो इसके अंदर हम रह सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ ठीक है रह जाओ, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, एक वॉशरूम है और मैट्रेस लगा दूंगा बस में, कमरा भी नहीं है, गैराज है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। दो गेस्ट आए, 3 दिन रुके, $80 देके चले गए। 3 दिन के लिए $80 वहां पर जो होटल इंडस्ट्री थी उस हिसाब से 1/5 या 1/6 रेट था, तो बहुत सस्ता था। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था जो उनके साथ हुआ। उसके बाद उनको क्या करना चाहिए था, उसके बाद उनको नौकरी ढूंढनी चाहिए थी और काम करना चाहिए था अपना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी आइडिया को उठाया और कहा कि ये स्केल कितना हो सकता है। सैन फ्रांसिस्को में और ऐसी कितनी एग्जीबिशंस हैं जिस टाइम पर यहाँ लोग ट्रैवल करके आएंगे और उनको होटल चाहिए और होटल मिलेगा नहीं। तो उन्होंने अपने घर में मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट को ठहराना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, दूसरे लोगों के घर ढूंढने चाहिए थे, क्योंकि अपने घर में तो 5 ही कमरे, कितने लोग ठहराएंगे, ये वॉल्यूम आ रहा है। तो उन्होंने दूसरे लोगों के घर भी अरेंज करने शुरू किए। तो चैलेंज आया कि दूसरे घर में जब ठहरा रहे तो ना वहां पे गर्म पानी ठंडा पानी, वहां पे उमूमन सर्दी होती है तो गर्म पानी नहीं है, हीटिंग का इंतजाम नहीं है, लोग अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, पार्किंग खड़ी करने की जगह नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को क्या करना शुरू किया, ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर दिया। पोर्टल के ऊपर ही तस्वीर डालो और वहीं से ही आप गेज कर सकते हो और रिव्यू दे सकते हो, ताकि अगला बंदा जो ठहरे उसके लिए और आपकी मोनेटाइजेशन उसके साथ लिंक्ड है। मुझे अच्छा रिव्यू मिलेगा, अगली दफा गेस्ट भी अच्छा आएगा, मुझे इस दफा भी पे आउट अच्छा मिलेगा। तो यहां से एक बिजनेस मॉडल बनना शुरू हुआ। अब इमेजिन करो, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो एक अच्छा बिजनेस की बात कर रहे थे ना, अच्छा बिजनेस कैसा होता, अगर वो अपनी बैलेंस शीट बनाता या वो अपने कैश फ्लोज बनाता या फोरकास्ट बनाता और लेके जाता किसी इन्वेस्टर के पास, तो उसको इन्वेस्टर क्या कहता, कोई एसेट्स नहीं थे, कोई सस्टेनेबल इनकम नहीं थी, एक एडहॉक बिजनेस था जो इससे पहले दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो एक मॉडल लेके जाके प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर हर सिटी में हजारों घर होंगे जिन लोगों ने एयरबीएनबी पे लिस्ट किए हुए होंगे, और उसका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होगा, और कस्टमर्स जाएंगे और उनके घर पे ठहरेंगे और रिव्यू लिखेंगे और उनको थैंक यू करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे और डायरेक्टली पेमेंट होगी। और वो ऐसा भी नहीं कि वो डायरेक्ट जाएंगे, वो पेमेंट भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे, हमें उसका कमीशन मिला करेगा और हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई घर खरीदने की, कोई होटल बनाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग एसेट्स को चैनलाइज करना है। तो इस आइडिया के ऊपर उनको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिली थी, क्योंकि ये आइडिया इतना सस्टेनेबल ही नहीं साउंड करता था उस टाइम पे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर क्या देखता था, मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक होटल बनेगा, होटल के अंदर इतने कमरे होंगे, पर नाइट उसका ये रेट हुआ करेगा और हम इश्तेहार चलाएंगे और होटल ग्रो करता जाएगा। ये एक एग्जांपल थी स्टार्टअप की, जो इससे पहले कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, इन्होंने कंप्लीट उसके लिए स्ट्रक्चर डेवलप किया। तो क्या ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है या फेल्ड बिजनेस है? आज इसने 4 मिलियन प्लस लोगों को ठहरा लिया, 4 मिलियन गेस्ट को ठहराना। बहुत सारे होटल अभी इस लीग के अंदर नहीं पहुंचे और उनके पास कोई एसेट नहीं है। एक सिंपल आइडिया, उसी के थ्रू उन्होंने एग्जीक्यूशन स्ट्रेच करते गए। अच्छा, मेरा कुछ इंट्रोडक्शन सरमत ने दे दिया था, तो उसको ब्रीफली लेके चलते हैं। ओ लेवल, जे लेवल्स किया, बीबीए किया, एमबीए किया, एमबीए सरमत के साथ ही किया, आईबीए से की। कॉर्पोरेट लाइफ में डॉलेंस वाज माय फर्स्ट जॉब। जब मैं एकेडमिक्स में था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फाइनेंस ग्रेजुएट। मैं चाहता था कि मैं फाइनेंस ही के अंदर ग्रो करूं, इसी को आगे परस्यू करूं एज अ करियर ऑप्शन। मैंने बीबीए किया फाइनेंस में, मैंने साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू की, मैंने इसके साथ सीएफए के एग्जाम्स दिए, सीए में मैंने मॉड्यूल सी तक क्लियर किया था, सीएफए के मैंने 2 लेवल्स दिए, तीसरा लेवल ही रह गया, 3 ही होते हैं सीएफए में लेवल्स। फिर उसके बाद मुझे नौकरी ऑफर हुई डॉलर्स में इन मार्केटिंग। तो
इसके अलावा 2-3 बैंक से ऑफर हुई थी, लेकिन अब्बा ने कहा कि नहीं बैंक नहीं जाओ, तुम ऐसा करो यहाँ चले जाओ जब तक कोई अच्छी नौकरी ढूंढो। तो डॉलर्स में जब नौकरी शुरू हुई तो कुछ टाइम बाद रियलाइज हो कि यार मार्केटिंग इज समथिंग विच आई एंजॉय, इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, तो ये करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्रांड मैनेजर की पोजीशन तक गया। फिर फिलिप्स ने मुझे सेल्स में ऑफर की पोजीशन है। तो जब मैंने फिलिप्स रिजाइन किया था 2022 में, तो मैं नेशनल सेल्स मैनेजर था, अक्रॉस पाकिस्तान में बिजनेस पोर्टफोलियो देख रहा था। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये वाली जो 2 सीढ़ियां थी और उसके बाद जो मैंने स्टार्टअप बनाया वाली के बारे में बताता हूँ अभी, ये सिर्फ पॉसिबल इसलिए था क्योंकि मेरा जो फाइनेंस वाली जो बैकिंग थी वो स्ट्रांग थी। ये इसलिए क्योंकि आपको हर चीज नंबर्स से गेज करना आनी चाहिए। अगर आप नंबर्स से नहीं उसको मेजर कर पा रहे तो वो आगे सेल्स हो या ब्रांड इक्विटी हो या आपकी विजिबिलिटी हो, वो नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस करती। अब ये स्लाइड जरूरी इसलिए थी कि आज आप लोग इसी सीढ़ी में कहीं पे खड़े हो इन योर यूनिवर्सिटी डेज। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस एज में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। 2 चीजें हैं, मैं इसके अलावा ज़ेबस में पढ़ाता भी हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज बड़ा एम्फसाइज करके कहता हूँ कि 2 चीजें लाजमी करना। एक, इस एज के अंदर आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन का क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंटेशन इन टर्म्स कि अगर आपने डिफाइन कर लिया कि यार मुझे नौकरी ही करनी है तो इंटर्नशिप करो। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में आ गो, फर्क नहीं पड़ता, इंटर्नशिप करो। नौकरी ढूंढने से पहले इंटर्नशिप करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप होगी 6 हफ्ते की। उसमें आपको ये एक फ्लेवर मिल जाएगा कि एक डिपार्टमेंट में एक हायरार्की कैसे काम कर रही है और मेरा इसमें रोल क्या है, मैं स्पेसिफिकली क्या चीज कर सकता हूँ, मुझे क्या चीज करने में मजा आ रहा है। आपको ऑर्गेनाइजेशन बांधेगी नहीं, 2 साल तक काम करो, पूरा मजदूर नहीं बनना, अभी एक्सपेरिमेंट करना है। आपको फ्लेवर इसका भी मिल जाएगा कि अगर मैं यही काम अपना करूं, सेम बिजनेस एक स्पेसिफिक नीश के साथ अपना क्रिएट करूं, तो वो कैसे होगा। तो ये एक काम लाजमी करने वाला है एक्सपेरिमेंटेशन, जो इसी एज में हो सकता है। जब आप हमारी एज में आ जाओगे ना, फिर आपको एक्सपेरिमेंटेशन का चांस नहीं मिलता। दूसरा काम एक और करने वाला है जो आपकी एज में आ जाए, वो नेटवर्किंग। जब मैं रिकॉल करता हूँ अपने यूनिवर्सिटी डेज, तो मुझे जो सबसे इजीएस्ट काम लगता था वो दोस्त बनाना था। क्योंकि आप अगर ऊपर कैफेटेरिया है आपका, एक चाय पी रहे हो, दूसरा बंदा अपनी चाय पी रहा है, आप दोनों बस 5 मिनट टाइम साथ गुजारोगे ना, तो आप किसी चीज पे बॉन्ड कर सकते हो, किसी चीज को डिस्कस कर सकते हो। और ये जो बॉन्डिंग होगी ये सेल्फलेस होगी। ये वाली बॉन्डिंग करने का जिंदगी में आगे बेसाब मौके आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो। मैं डॉलर्स में जॉब कर रहा हूँ, दूसरा बंदा भी डॉलर्स में जॉब कर रहा है, हम कैफेटेरिया में रोज साथ लंच कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अभी प्रमोशन होगी ना तो हम 3 लोगों में से एक की होगी। तो अब मैं चाय पी रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो इंटरेक्शन आपकी बॉन्डिंग और नेटवर्किंग की होगी, ये फॉर लाइफ है। लेकिन जितना इजीएस्ट ये आज है, ये और कभी नहीं होगा। किसी एक इवेंट में गए, किसी कॉन्सर्ट में गए, किसी इवेंट में गए, वहां पे जाके आपकी नेटवर्किंग हुई, फेसबुक के ऊपर कोई ग्रुप पे कोई चीज पोस्ट की, उसके ऊपर कमेंट्स आए, उसके ऊपर एक नेटवर्क आपका बना। 10 साल बाद अब आपको पता है कि भाई फला कंपनी के अंदर मैं किसी को जानता हूँ, फला सरकारी इदारे में भी मैं किसी को जानता हूँ, तो आई कैन इजीली कॉल हिम अप, आई कैन इजीली टॉक टू हिम। तो ये 2 काम है जो आपकी एज के अंदर करने वाले हैं। तो ये स्लाइड यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि इसके बाद ही फिर आपको आगे ग्रो करने में बेनिफिट होगा। वालीम, क्या मतलब क्या है वालीम का? वैसे वालीम सुन के क्या आता है जहन में? हलीम। और इसके अलावा हलीम में मैंने 2-4 दफा और भी पहले सुना, और इसके अलावा कुछ आता है जहन में? तालीम आता है। हाँ, वो लोगों इसलिए ऐसा बनाना पड़ा था ताकि कोई ये नहीं समझे कि सुबह सुबह आजा 2 प्लेट दे दो। वालीम का मतलब है वर्चुअल तालीम। तो इट्स एन एडटेक स्टार्टअप। हम आज जिस चीज के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं वो ये फील करते हैं कि हमारे पास 650 टीचर्स हैं। हमें खुशी इस बात की कि 650 ऐसे लोग हैं जिनका घर वालीम से चल रहा है। एक एवरेज इनकम है जो टीचर्स एक अर्न करते हैं, तकरीबन 80,000 रुपए, लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स पार्ट टाइम अर्न कर रहे हैं, फुल टाइम इनकम नहीं होती है।
तो पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर वो ग्रेजुएट्स जो अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुकी हैं या हो चुके हैं और वो अब घर पे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन इजीली सिट बैक एट होम एंड टीच एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। इस चीज का मुझे भी अंदाजा तब हुआ जब एक इवेंट हमने किया था जिसमें हमने टीचर्स को बुलाया, टीचर अप्रिसिएशन सेशन था वो, एक पूरे साल की परफॉर्मेंस के ऊपर हमने उनको अवार्ड दिए, ग्रेड दिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक साहब आए, उन्होंने आके हाथ मिलाया और बड़े उससे ना कि भाई ये तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने काम किया है। मुझे लगा कि मैंने शायद बड़ी अच्छी तकरीर दी है, शायद इसकी तारीफ कर रहे हैं, या शायद इवेंट बहुत अच्छा था, हमने खाना पीना बड़ा अच्छा रखा था, शायद इसकी तारीफ कर रहे हैं। आखिर में वो कहते हैं कि मेरी बेटी आज घर में बैठ के, उसको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता, उसको कम्यूट नहीं करना पड़ता, उसको धक्के नहीं खाने पड़ते, वो घर बैठ के शरिया कंप्लाइंट तरीके से वो बड़ा अच्छा पढ़ा रही है और बड़ा अच्छा अर्न कर रही है। तो इनके ये जो लफ्ज हैं, जिसके बाद हमें अपने ब्रांड की पोजीशनिंग हमने बड़ी फिर उस हिसाब से रिवैम्प की, बहुत चेंज की, क्योंकि एक आपको उस पर प्राउड फील करने का भी मौका मिलता है, दूसरा जो उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो आपको बहुत ज्यादा रिस्क जोन में भी ले जाता है। अब हमें पता है कि आज हमने नंबर्स में या किसी भी चीज के अंदर कोई गलती हमसे अगर हुई या कोई हिकअप आया बिजनेस में जिसकी वजह से खुदा न खास्ता बिजनेस बंद हो गया, तो नुकसान क्या होगा? हमारे 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 पास कोई रोजगार नहीं रहेगा। तो एक पर्सपेक्टिव है, हमने तो ले ली डिग्री, या कोई ना कोई नौकरी पे रख लेगा। ज्यादा बड़ा नुकसान किसका होगा? उन 650 लोगों का जो डिपेंड ही इसके ऊपर कर रहे थे और उन्होंने, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, गलती तो हमारी थी ना एज फाउंडर्स। करता क्या है वालीम, हम आज 14 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, 600 प्लस टीचर्स हैं, हमारी रिटेंशन रेट 92% है। बड़ा सिंपल सा मॉडल था कि जब हम ग्रेजुएट हुए तो हमें फील हुआ कि एकेडमिक्स थोड़े मुनासिब थे, यानी अच्छा पढ़ लेते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद फील होना शुरू हुआ कि भाई मैं ट्यूशन कितनी पढ़ा सकता हूँ, 5-6। अगर मैं पढ़ रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ तो मैं 5-6 ट्यूशन ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। अब बाकी ट्यूशन जा रही है, किसको जाएंगी? रेफर होंगे आगे पीछे। हमने कहा इसी के अराउंड क्यों ना हम स्ट्रक्चर बनाए, किसको रेफर करें? रेफर ही उसको करो जो अच्छा कहीं पे प्रेजेंटेबल बंदा हो, किसी रैंडम को नहीं भेज दें, क्योंकि अब हम रेफरेंस कर रहे हैं, खानदान में भेज रहे हैं, दोस्तों में भेज रहे हैं, तो किसी ऐसे को भेजें। तो उसकी एक मैकेनिज्म बनाया कि जिसमें उसकी प्रोफाइल असेसमेंट हो सके, पहले पढ़ा चुका है, खुद के ग्रेड्स क्या आए थे, कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, खैर मैं खुद भी टीचर हूँ, ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ होता, लेकिन जब वो प्रेजेंट करने आते हैं तो वो उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनकी अपनी लर्निंग में कोई डाउट नहीं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस हिसाब से नहीं है कि जिसको कुछ भी नहीं पता वो उसको एब्जॉर्ब करवा सके। इंटरव्यू लेना शुरू किया तो हमने इसी के ऊपर एक स्टार्टअप बनाया। तो बड़ा सिंपल सा मॉडल था, स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, टीचर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं, एंड देन वी मेक इट ट्रांसपेरेंट कि वो टीचर उस स्टूडेंट को वन ऑन वन डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके। ओ लेवल्स, ए लेवल्स की ट्यूशन है, इसके अलावा हमारे पास आइल्स है, हमारे पास जीआरई, जीमैट है। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो हम रन कर रहे हैं और मोस्टली वन ऑन वन होता है। इसी स्टार्टअप की बेसिस के ऊपर मल्टीपल इवेंट्स हैं जो हमने कवर किए। ये यूएसएड की एक पाइपलाइन कंपनी थी, लीप के अंदर, लीप एक इवेंट है जो रियाद में होता है, सऊदीया बेस्ड है, इग्नाइट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो ये सारी चीजें फिर आपको एक स्टार्टअप ही के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस जर्नी का कोर कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज जिस एज में आप हो, आप आज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई चीज बिल्ड कर सकते हो। अगर वो बिल्ड होगी तो वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा? स्टार्टअप की आपने वर्स्ट के सिनेरियो क्या हुआ? फेल हो जाएगा। अगर फेल हो जाएगा तो क्या हुआ? आपने जो 20, 25, 50 हजार रुपए डाले वो चले जाएंगे, बस। एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा, ये भी सीख लोगे कि ये काम नहीं करना, ये काम मैं करूंगा तो डूब जाता है, या कम से कम ये सीख लोगे कि ये काम में ये करने से डूब जाता है, अगर उसको किसी और तरीके से किया जाए या कोई अच्छा को फाउंडर साथ लेके एंटर किया जाए, वगैरह वगैरह 10 चीजें सीखने की होंगी। लेकिन वो जरूरी ये है कि आज आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो, आज आप कोई चीज बिल्ड करना शुरू करो, जो भी जहन में उसी। हमने जितने भी आइडियाज डिस्कस किए, इसमें से कोई सा भी ऐसा आइडिया नहीं था कि कोई उन्होंने एआई पे कोई एलएलएम ट्रेन किया, उसके बाद ट्रेन करने के बाद उन्होंने मॉडल मार्केट में फेंका और चैट जीपीटी बन गया। एयरबीएनबी बहुत सिंपल सा मॉडल था, करीम बहुत सिंपल सा मॉडल था, हमारा जो मॉडल है बहुत सिंपल मॉडल है। और उसके अलावा बेसाब और बहुत सारे मॉडल हैं जो आपके अराउंड आपको नजर आ रहे हैं। कुछ 2-4 और एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। फाइन अलाउज। अकाउंटिंग क्या होती है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग एज सिंपल एज दैट। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये है
कि जो भी हुआ आपने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। क्यों डॉक्यूमेंट करते हैं? क्यों? फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करेगा वो। आज अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कल को पता चलेगा एक्सपेंसेस ज्यादा थे, रेवेन्यू ज्यादा थे, वगैरह वगैरह। और किसी की चोरी पकड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। और चोरी कर भी सकते हैं, उसके लिए भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जरूरी है, तो पकड़ी जाएगी चोरी। और उसके अलावा ये सारे काम अगर हम आज अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो क्या 5 साल बाद जब आप लोग ग्रेजुएट हो गए तो वो उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे? ये जिस हिसाब से आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये कहीं चले जाएंगे। तो कहीं हम टाइम जाया तो नहीं कर रहे? सोचा किसी ने? ये सब इस बात पे मुतमईन है कि हाँ जाया ही कर रहे हैं। अगर टाइम जाया, ये पता है कि टाइम जाया कर रहे हैं और फिर भी किए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, नहीं? क्योंकि अल्लाह ने किस्मत में लिखा था कि आप जो है इकरा यूनिवर्सिटी में बैठ के ये सेशन आप ले रहे होंगे, तो अल्लाह ने कहा है कि मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। ऐसे जब कैलकुलेटर ईजाद हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? एक बड़ी प्रोटेस्ट रही थी एकेडमिया की तरफ से कि अगर हम बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ कर देंगे तो क्या होगा? बच्चे अपने जहन इस्तेमाल करना छोड़ देगा, कैलकुलेशन करना छोड़ देगा, फिर तो वो बस पंचिंग करेगा, नंबर निकालेगा और आंसर लिख देगा। ये तो बड़ी बेकार इन्वेंशन है कि हमें जो है कैलकुलेटर ईजाद कर दिया है। हमें ऐसे कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बच्चों को इस पर रिलाई नहीं करवाना चाहिए। हमें तो बेड़ा गर्क हो गया, कैलकुलेटर ईजाद हो गया। सेम गोस फॉर AI, या स्पेसिफिकली ChatGPT टुडे। If someone is using ChatGPT, he will get a better response than you can possibly create in the next 6 to 8 hours. वो 6 to 8 seconds के अंदर प्रोड्यूस कर देता है। तो क्या हम इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ChatGPT जीत चुका और अब हम सब कुछ छोड़ दें, पॉइंटलेस हो गया? ये सेम एक हिस्टोरिकल इवेंट था जो कैलकुलेटर वाला था। जब कैलकुलेटर आया तो क्या बच्चों ने कैलकुलेशन छोड़ दी? क्या हमारे पास आज मैथमेटिक्स खत्म हो गया? नहीं, हमारे पास कॉलेज अलजेब्रा था, अब कैलकुलस 2 भी आ गया। वो क्यों आया? वो इसीलिए आया कि अब आप उसको यूज करके ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन कर सकते हो, ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हो, ज्यादा बेहतर फाइंडिंग्स निकाल सकते हो। तो ChatGPT जो आज कर रहा है वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा कि आपके मल्टीपल एरियाज वो कवर कर लेगा। अब आप उसके बियॉन्ड जा सकते हो। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें या इंग्लिश राइटिंग की बात करें या कंटेंट राइटिंग की बात करें तो ChatGPT से बेहतर हम नहीं लिख सकते। मैं इंटरव्यू करता हूँ अपनी कंपनी के लिए, मैं सबसे पहली बात ये पूछता हूँ कि आपको ChatGPT यूज किया है, AI टूल यूज करने आते हैं? और अगर वो बोल से कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं यूज करते, तो फिर आप जा सकते हैं। क्योंकि अब मुझे एक ऐसे रिसोर्स को रख के दोबारा कॉपी राइटिंग सिखाने की और उसको 2 दिन देने की, सिर्फ एक फेसबुक का पोस्ट लिखे और उसके आगे ब्लॉग राइटिंग करे, वो उसको 2 दिन दूं, मैं तो 2 सेकंड में करवा सकता हूँ खुद। उसके लिए मुझे रिसोर्स चाहिए ही नहीं। मुझे तो रिसोर्स चाहिए कि वो उससे आगे प्लान कर सके। सेम गोस फॉर फाइनेंस। तो हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं, हम आज सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम आज वो चीज पढ़ रहे हैं जो आपकी ग्रेजुएशन पे रिडंडेंट होगी, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए। हम इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हमें नंबर समझ में आना शुरू हो। रिकॉर्डिंग वाला काम आज हम ही कर रहे हैं, 5 साल बाद हम नहीं कर रहे होंगे, हम एनालाइजिंग कर रहे होंगे, हम रिपोर्ट कर रहे होंगे, या उस रिपोर्टिंग के ऊपर आप एक्शन ले रहे होंगे। नंबर आप इसलिए रिपोर्ट करते हैं ना, आपने कहा ना कि नंबर हम इसलिए रिपोर्ट करते हैं ताकि बिजनेस की हेल्थ पता चले। हेल्थ क्यों पता करनी है? इसलिए पता करनी है ना कि अब खराब अगर हो रहा है तो उसको सही किया जा सके, या इसलिए बस पता चल जाए कि भाई आपको हार्ट अटैक हुआ था और दोबारा होगा, बस कोई बात नहीं, खाएं आप जो खा रहे थे, इसलिए तो नहीं होगा ना, करेक्टिव मेजर लेने के लिए दिया जाता। मेक सेंस? अकाउंटिंग इज नॉट अबाउट रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। पास्ट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस लिए? ताकि आप फ्यूचर नैरेटिव लिख सको या प्लान कर सको या प्रिपेयर कर सको। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग इसलिए पढ़ रहे हो या कर रहे हो कि जो कुछ हो रहा है वो ट्रांजैक्शन वाइज रिकॉर्डिंग होती जाए, तो हम बहुत पीछे रह गए। हमें वो रिकॉर्डिंग इसलिए करनी है कि हम उससे कॉन्क्रीट क्या चीज निकाल सकते हैं। आज पावर BI एक टूल है, पता है सब लोगों को? क्या करता है? डैशबोर्ड बना देता है, बहुत ज्यादा विजुअली एक चीज को समझा सकता है।
वो एक ऐसा स्किल है जो अगले 5 साल के अंदर ज्यादा इन डिमांड हो जाएगा। तो क्या हम आज डेबिट और क्रेडिट पे सारा जोर लगाएं या इससे अगले टूल पे चले जाएं? देखें, कुछ चीजें होंगी जो आपको पता होगा कि जिंदगी में बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगी, लेकिन उससे एक बिगर पर्पज अचीव हो रहा होगा। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ी है, सबने पढ़ी है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम आज देखें तो हमें जिंदगी में कहाँ काम आई? कहीं काम आई? तो क्या टाइम जाया कर दिया हमारा, बेकार करिकुलम बना दिया, बेकार उसके एग्जाम होते रहे, बेकार हम टेंशन लेके बैठे रहे, तैयारी करते रहे 3 दिन 4 दिन। ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही हुआ। कन्विंस बड़ी जल्दी हो रहे हो आप लोग। हाँ हाँ, जाया ही हुआ, जाया। ऐसा नहीं है भाई। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ने आपको और बहुत सारी चीजें सिखाई। एक सवाल के 10 सोल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जिंदगी में आपके जो मसला आएगा उसका एक सोल्यूशन नहीं है, उसका सीधा सीधा जवाब नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट आप नहीं सॉल्व कर सकते उसको। आपको वो मेंटल अप्रोच होनी चाहिए कि एक मसले को 10 तरीके से हैंडल किस तरह किया जा सकता है, एड्रेस किस तरह किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो डायरेक्टली कोरिलेटेबल बेनिफिट नहीं दे रही, लेकिन आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जरूर दे देंगे। अब ये वाली चीज आपको तब सीखनी थी जब जिंदगी में वाकई कोई मसला आ जाए, फिर आप खड़े हो, फिर आप इस मसले का क्या करें, फिर चैट जीपीटी से पूछ रहे हो। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो करिकुलम डिफाइन होता है, इसलिए होता है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इमीडिएट क्विक रिस्पॉन्स आप अंडरस्टैंड कर सको। तो ऐसा नहीं है कि हम जो एजुकेशन हासिल करते हैं वो जाया हो जाती है। दूसरा, मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ इसके ऊपर है कि आपकी मेहनत ना कभी जाया नहीं होती, चाहे वो आपको डायरेक्टली रिवॉर्ड ना कर रही है, लेकिन वो जाया नहीं होगी। मैं इसकी एक एग्जांपल से आपको बेहतर समझा सकता हूँ। ये जो वालीम हमने बनाया, ये एक्सीडेंटल था। हमने कोई ऐसा उठे नहीं थे कि हमने बोला भाई ट्यूशन आ रही है 4 और 1 किसको दें, चलो प्लेटफॉर्म बना दें, ऐसा नहीं था। ऐसा बैकग्राउंड डेवलप हुआ बाद में। वालीम बना कैसे था? इन शॉर्ट अगर मैं इसको बिल्कुल क्रिस्प आपको बताऊं, जैसे एयरबीएनबी बना, खुद अपॉर्चुनिटी आई, एक स्टेप आगे लिया, एक स्टेप आगे लिया, कुछ चीजें एक्सपैंड होती रही और डेवलप हो गया। वालीम हमने बनाया था, हमारे एक टीचर थे, हमने जब हम ग्रेजुएट हुए ना, हम लोग 2 को फाउंडर थे, मैं और अली। हम लोग जब ग्रेजुएट हुए, हमने ये कहा कि यार नौकरी नहीं करनी भाई, क्या करना है, फिर बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस करेंगे सोचते हैं। 1 महीना गुजर गया, फिर हमें किसी ने कहा यार सोशल मीडिया जो है ना बड़ा फेसबुक पॉपुलर हो रहा है, तो इसके ऊपर हर ब्रांड, हर कोई ना अपना पेज बनाता है, इसके ऊपर उसको चाहिए होती है ब्रांड गाइडलाइंस बने, कंटेंट बने। उस टाइम पे रील्स नहीं होती थी, इमेजेस होती थी। हाँ, ये वाले हैशटैग भी होते थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होते थे। तो हमने कहा कि अब हम जो है ना सोशल मीडिया एजेंसी बनाते हैं। फिर हमें किसी ने कहा कि सोशल मीडिया के अलावा वेबसाइट भी होती है, लोगों को वेबसाइट भी चाहिए। हमने कहा वेबसाइट भी बनाना शुरू कर देते। अंडरस्टैंडिंग ली, थोड़ा सा सीखा, चैट जीपीटी नहीं होता था, यूट्यूब से सीखा, खुद सीखा, रिसोर्सेज रखे, हायर कर लिए, उनको आता था। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यार फला स्कूल है, उसको चाहिए सोशल मीडिया सर्विस, हमने दे दी। उसको चाहिए वेबसाइट, हमने बना दी। उस टाइम तक बिजनेस में पैसे नहीं होते थे, हम 2 थे, और हमने फिर ये सोचा कि यार घर वाले कह रहे हैं आईबीए से पढ़ाया, आईबीए से ग्रेजुएट होने के बाद पहले महीने इतनी तनख्वाह होती है, तुम तो नहीं ला रहे और दूसरा भी नहीं लेके आ रहा, दोनों एक दूसरे को खराब कर रहे हो, क्या करें। फिर हम लोगों ने बाकायदा एक सिक्का उछाल के डिसाइड किया था कि यार जिसका जो जीतेगा या जो हारेगा वो नौकरी करेगा। तो वो कुर्रा मेरे नाम का निकला था, और फिर मुझे डॉलर्स में ऑफर आई हुई थी, उसको भी आई हुई थी कई जगह से, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो फिर अब मैं ही शुरू करता हूँ। तो मैंने फिर डॉलर्स ज्वाइन किया था। अब उस टाइम पे एक टीचर आया हमारे पास, 2 साल तक यही चल रहा है। रोज सोच रहे हैं क्या करें, एक बंदा रख लें, पैसे आते थे, रिसोर्सेज पे चले जाते थे, थोड़ी सी तनख्वाह निकाल ली। मैंने नौकरी भी इसलिए करनी शुरू की कि जो पैसे आए वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे, और आधी वो लेके जाता था, आधी मैं लेके जाता था, क्योंकि वो धंधा चला रहा था, मैं नौकरी कर रहा था। ये सब बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग शुरू करोगे ना, तो
इतनी रोजी पिक्चर नहीं होती। हाँ 10 साल बाद आके यूनिवर्सिटी में सेशन देने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो आपको हर रोज खुद उसको गुजारना पड़ता है ना, वो फिर आप ही को पता होता है। तो एक टीचर थे ओ लेवल्स के, बड़े पॉपुलर टीचर थे, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, आज भी पढ़ा रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे ना एक एलएमएस चाहिए। मैंने कहा अच्छा एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों का भी होगा, ठीक है हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोगों ने उनको प्रेजेंट किया, वो हमारे टीचर थे तो एक रिस्पेक्ट का मामला भी था, हम लोगों ने प्रेजेंट किया उनको। उन्होंने कहा अच्छा इसमें ये भी डाल दो, मेरा विजन ये है कि मैं ऐसे हो टीचर्स आए और बच्चे पढ़ें, और इस तरह से ना उनके जहन में टीचर्स वो खुद थे और उनके जो कोचिंग सेंटर के अंदर टीचर्स थे वो थे, और स्टूडेंट्स आएंगे और ये भी होगा उसके अंदर और ये भी होगा वगैरह वगैरह। एक लाइव जैसा चैट जीपीटी इमीडिएट आप क्वेश्चन पूछो रिस्पॉन्ड कर देता है। उस टाइम पे हमने उसको मैनुअल बनाया था। मैनुअल कैसे बनाया था, बच्चा सवाल पूछे, हमारे पास 10 टीचिंग असिस्टेंट्स हो जो वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मिसाल के तौर पर मैथ्स है तो मैथ्स 10 लोग पढ़ रहे हैं, उनको पता हो उसमें से कोई एक आंसर करे, जो आंसर करे उसको पॉइंट्स मिल जाए, उसको बाद में रिवॉर्ड करवा सकें वगैरह वगैरह। उस तरह से पूरा एक सिस्टम बनाया। अब ये 6 महीने हो गए हम बनाए जा रहे हैं। डेवलपर की कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है, बड़ा महंगा होता है डेवलपर। हमने हायर किया हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। 6 महीने गुजर गए, अली ने मुझे कहा भाई ये तुम्हारे सर है, इनसे पैसे तो लेके आओ। अब मैं लेके गया, उनके सामने इनवॉइस रखी, उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ा महंगा है। मैंने कहा तुम महंगा तो होना ही था, आप इसमें डलवाए जा रहे हैं, सामान तो महंगा तो होना है। उन्होंने कहा नहीं इतने पैसे थोड़ी दूंगा मैं। कहा तो कौन देगा फिर, अब मुझे क्या पता। अच्छा फिर अब इसका क्या करें, तब मुझे नहीं चाहिए भाई, इतना महंगा थोड़ी लूंगा मैं। खत्म हो गई बात 6 महीने के बाद। अब क्या करें, हमने उसको फिर शेल्फ कर दिया। 6 महीने और गुजर गए, तो हमने कहा यार अब हम इस चक्कर में थे कि एज इट इज किसी और को बेच देंगे, कोई नहीं ले रहा, किसी को चाहिए ही नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसी। फिर हमने उसका नाम रखा वालीम, क्योंकि अब कोई नहीं ले रहा तो हम ही एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हम शुरू कर दें। क्योंकि हमारे जहन में स्टोरी थी कि टीचर्स आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं और टीचर को ट्यूशन नहीं मिल रही होती और स्टूडेंट को टीचर नहीं मिल रहा होता, और पेरेंट्स को टीचर मिलता है, वो कहते हैं बहुत ही बकवास टीचर है, ये तो लेट आता है, जल्दी चला जाता है, पैसे बहुत लेता है, छुट्टी कर लेता है वगैरह वगैरह। तो हमने फिर उसको बनाया। अब जब बनाया तो हमने प्लान किया पाकिस्तान में स्केल करने का। हमने कहा पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी टीचर है, पाकिस्तानी स्टूडेंट होगा। जब हमने ग्रो करना शुरू किया तो पाकिस्तान में जो पेरेंट है पैसे ना दे, तो पैसे तो इतने, आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपका तो खर्चा ही नहीं है, कोई आपका तो एसी नहीं चल रहा, आपका तो कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर रूम नहीं है, आप तो घर में बैठे, सुबह बेड पे बैठे बैठे आपने कंप्यूटर खोला पढ़ा लिया। ऐसे भी थे लेकिन उनका पॉइंट सही था, क्योंकि कोचिंग सेंटर अगर होता तो उसका रेंट होता, आपका रेंट नहीं है। यूटिलिटीज की कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट नहीं है। आपको चाय वाला एक बंदा चाहिए, प्यून चाहिए, गार्ड चाहिए वगैरह वगैरह 10 खर्चे होते हैं जो फिजिकल कोचिंग सेंटर के होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आपको एलएमएस होस्ट करने के लिए एक जगह पे होस्टिंग चाहिए, आपको उसमें बग्स आ रहे हैं तो आपको एक परमानेंट रिसोर्स चाहिए जो बग्स रिमूव कर सके। आपको उसके अंदर, जैसे आज जूम है, उस टाइम के ऊपर एक बिग ब्लू होटल के नाम से टेक्नोलॉजी थी और जूम भी था, तो आपको जूम के लाइसेंस रूम्स चाहिए, आपको फिर एक कोऑर्डिनेटर चाहिए जो उन सबको मैनेज कर सके वगैरह वगैरह। हमारे भी खर्चे थे। अब हम उनको समझाएं, वो कहा नहीं भाई ये तो ऑनलाइन है आपका, तो आपको थोड़ी पैसे देंगे हम इतने, आधे पैसे देंगे। मैंने कहा आधे पैसे में वही टीचर कैसे पढ़ाएगा, पॉइंटर्स बात थी। खैर उसको बड़ा स्ट्रगल वाला फेज था, पर हमारे पास लीड जाना शुरू हुई सऊदीया से। सऊदीया में आज ए लेवल्स का एक ट्यूशन कितने का होगा वैसे यहाँ पे, ए लेवल्स मैथ्स पर मंथ बताओ, 25,000, ठीक है। सऊदीया में रियाद में अगर आपने अपने बच्चे को ए लेवल्स करवाना है तो टीचर अगर घर आके पढ़ाएगा तो लेगा 80,000 रुपए, 1,000 रियाल ऑलमोस्ट। तो अब 1,000 रियाल उसकी फीस है एक सब्जेक्ट की। हमने इश्तेहार लगाया हुआ भाई हम जो है ना 15,000 में पढ़ा देंगे, और 15,000 में भी नहीं कोई पढ़ रहा हमसे, और हम पूरे 15 लेके टीचर ही को दे देंगे। वही देखो प्रूफ तो, ट्रैक्शन तो आना शुरू हो। एक लीड आई, दूसरी लीड आई, उन्होंने उनको और बताया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चैनल ग्रो होना शुरू हो। फिर हमने कहा यार 15 के 20 कर दो, 20 के 25 कर दो, 25 के 30 कर दो, टीचर के भी चलो 15 से 20 कर दो, 10,000 हमें भी बचे, क्योंकि अब हमें अगली एक्विजिशन करनी है, हमें डीवीसी बनाना है, हमें रील डेवलप करनी है उसकी, हमें कंटेंट बनाना है, हमें जो एलएमएस पोर्टल है उसको एक्सपैंड करना है। ये करते करते पूरा 1 साल हो गया और 2019 खत्म हुआ। 2020 में क्या हुआ, कोविड आ गया।
जब कोविड आ गया तो जितने कोचिंग सेंटर्स थे वो बंद हो गए, हमारे टीचर तो घर ही बैठे हुए थे। तो अब हमारी जो मेहनत थी, अगर हम उसको इस कॉन्टेक्स्ट में सोचते कि यार पता नहीं कैसे टीचर थे, जाया करा दिया सारा, ऐसा हुआ। अब तुम कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ खरीदा नहीं, अगर खरीद लेते तो ये तो होता ही नहीं, हम तो यही बेच रहे होते 12 अलग अलग लोगों को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं इन लाइफ, आप लोगों को आई एम श्योर हुई भी होंगी और आगे मजीद आगे प्रूव भी करेंगी कि आप अगर एक चीज पे मेहनत कर रहे हो, आपको ये नजर भी आ रहा है ना कि आप ये रिजल्ट नहीं देगा अभी, आप अपनी मेहनत पूरी इंटेंशन ही के साथ करना, उसके अंदर ये मत शो करना कि यार इससे क्योंकि रिवॉर्ड नहीं आएगा तो उसको छोड़ दो या इस पर हाफ हार्टेड एफर्ट लगाओ, वो इवेंचुअली रिवॉर्ड देगा। हाँ, वो रिवॉर्ड ना इस सूरत में देगा कि आज ही आपने इतना हाफ हार्टेड एफर्ट किया, फिर आप प्रूव करोगे देखा अच्छा वो मेहनत भी की थी, तो ये चिकन एंड एग सिचुएशन बनी रहेगी। तो जो भी काम करो गिव इट योर बेस्ट। शार्क टैंक देखा किसी ने? तो उसमें नहीं सुने ये सब। सीपीसी किसी ने फेसबुक पे इश्तिहार चलाया कभी? ठीक है, सीपीसी क्या होता है? हाँ, ये भी वही है, ये कॉस्ट पर क्लिक है, ठीक है, ऑलमोस्ट मैट्रिक वही है। क्या मतलब हुआ इस बात का? कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या हुआ? एक क्लिक पे इतनी कॉस्ट है। आप जब गूगल पे एडवर्टाइज करते हो, फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हो, यूट्यूब पे एडवर्टाइज करते हो, तो वो आपको डिफाइन कर देता है कि, या आप डिफाइन कर देते हो कि एक क्लिक इतनी देर इतने चार्जेस होंगे पर क्लिक, ठीक है। क्या नहीं सुने? वाकई नहीं सुने किसी ने भी? शार्क टैंक नहीं देखा ना फिर इसका मतलब सही से। शार्क टैंक इंडिया का देखा तो फिर तो और अच्छे से समझाना चाहिए, वो तो और 2-4 लेवल्स आगे है। शायद आगे लिखा, नहीं लिखा। सीपीसी है कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के क्या चार्जेस हैं, एक क्लिक अगर कोई यूजर करेगा कितने पैसे देने होंगे। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? ROAS है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। एलटीवी, एलटीवी तो सुना होगा। जोर से जोर से। और कोई? एलटी होता है लाइफ टाइम वैल्यू। इसको एक ऐसे समझो कि जुनेद अकरम का नाम सुना? जुनेद अकरम नहीं सुना आपने? गंजी स्वैग नहीं सुना? तो और सब जानते हैं। उससे हमने एक वीडियो बनवाई थी, ठीक, एक ऐड उसने बनाया, एक स्टोरी बनाई थी उसने हमें चार्ज किया मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए। चार्ज उसने ज्यादा किया था, मैं मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए। अब एक वीडियो रील के हमने चार्जेस क्या दिए? 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए पे वो स्टोरी कितने लोगों ने देखी? 1 लाख लोगों ने देखी, ठीक है। तो सीपीसी नहीं लेकिन सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू, कितना निकला? 1 रुपए। एक बंदे को जुनेद अकरम की एक स्टोरी दिखाने के लिए 1 रुपए खर्चने पड़े और 1 लाख लोगों ने एक साथ देखा। क्लियर? उस 1 लाख लोगों में से कोई 10,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 1,000 लोगों ने इंटरव्यू में बैठे, डेमो स्केड्यूल हुआ, लीड जनरेट ही हुई 10,000, उसमें से 1,000 लोग डेमो में बैठे, ठीक है, और आप समझो कि 100 लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, तो जो एक्वायर हुए कस्टमर वो हुए 100। तो अगर मैं अब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालूं तो कैसे निकालूंगा? 1 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 1,000। तो एक बंदे ने एक स्टूडेंट को कन्वर्ट करने पे खर्चा कितना आया? 1,000 रुपए।
इश्तेहार दिखाने में पैसे कितने लगे, CPV अगर इसको समझ ले तो 1 रुपए कन्वर्टेड। अब अगर मैं इससे ये निकालूं रोएस, तो ये कैसे निकलेगा, जो ऑनबोर्ड हुए। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, एड स्पेंड कितने का था, 1 लाख का। और अगर वो 100 लोग आए और 100 लोग 10,000 रुपए की ट्यूशन पे आए तो कितने हुए, 1 मिलियन। क्लियर। तो रोएस कितना निकला, 1 लाख रुपए खर्चे 1 मिलियन आ गया, तो ये 10x का निकला। क्लियर। ये सब ऊपर से जा रहा है बहुत तेज तेज, समझ में आ रहा है। एक बंदे को इश्तेहार दिखाने के कितने पैसे, एक बंदे को ऑनबोर्ड करने के कितने पैसे, जो पेइंग कस्टमर है जितने पैसे लगे उस पैसे पे रिटर्न कितना आया। LTV होता है लाइफ टाइम वैल्यू। वो जो एक स्टूडेंट हमने एक्वायर किया, कितने में एक्वायर किया, 1,000 रुपए में। वो 1,000 रुपए का स्टूडेंट हमें पैसे देगा कितने, अपने लाइफ टाइम में। एक दफा ट्यूशन शुरू करता है, कम से कम 7-8 महीने तक चलाता है। 1 महीने में अगर वो मुझे बचत के 1,000 रुपए दे रहा है तो अगले 8 महीने के 8,000 रुपए देगा, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू मेरे लिए 8,000 रुपए। आज एक्वायर कितने में हो रहा था, 1,000। तो नफे का सौदा या घाटे का, ठीक है। आप कभी भी सिर्फ एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स के ऊपर नहीं डिफाइन कर सकते। अगर आज क्रेव मार्ट एक शैम्पू की बोतल उठा रहा है 350 रुपए की मार्केट से, और आपको कह रहा है कि आप अपने पास क्रेव मार्ट डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और शैम्पू ऑर्डर करो, और वो 350 की उसने खरीदी और आपको दे रहा है 300 रुपए की, तो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक दफा आप ऑर्डर कर लोगे 300 रुपए की, तो उन 1000 कस्टमर में से 100 ऐसे होंगे जो दोबारा ऑर्डर करेंगे, और जब वो दोबारा ऑर्डर करेंगे हम तब पैसे बना लेंगे, और फिर वो एक ऑर्डर नहीं होगा, वो फिर होगा फॉर लाइफ। तो वो जो 50 रुपए हमें आज भरने पड़ रहे हैं उस कस्टमर के बिहाफ पे, इट विल गिव मी अ रिवॉर्ड फॉर द नेक्स्ट एंटायर लाइफ टाइम ऑफ दैट कस्टमर। मेक सेंस। अच्छा, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आज आपको फॉरेन डेवलप करना चाहिए, क्यों डेवलप करना चाहिए, कोई चीज बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि आज आपके पास टाइम है। असाइनमेंट देते हैं सर बस, औरतों को काम नहीं होता। ज्यादा टाइम होता तो घर वाले दही देने के लिए भेज देते हैं, काम कराने के लिए भेज देते हैं। लाइबिलिटी कोई है नहीं, बेगम बच्चे हैं नहीं, तो आज लाइबिलिटी नहीं हो सकता किसी के हों भी, अज्यूम किसी के नहीं है। लर्निंग, इंशाल्लाह आप जोर से बोलते सब लोग उस पर आमीन भी कह देते हैं आपको। लर्निंग, जब आप कोई चीज या तो फेल करोगे या ग्रो करोगे। अच्छा, अगर कोई चीज नजर आ रही है ना कि ये फेल हो जाएगी तो उसमें जल्दी करनी चाहिए। अगर ये फेल हो रही है तो ये जल्दी फेल हो जाए, क्योंकि अगर वो जल्दी फेल नहीं होगी, वो फेल होते होते 3 साल लगा देगी, तो 3 साल तक लटके भी रहोगे, मोटिवेशन भी नहीं होगी, टाइम भी जाया होगा। पैसा तो चलो कमाई लोगे बाद में, पैसे सारे कमा लेंगे, पैसे का मसला नहीं होता, लेकिन अपने पैशन वाला काम करने में जाया करो टाइम, तो ज्यादा बेहतर है। और आज रिस्क एवर्स हो, वही शादी वाली बात है दोबारा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज माय टाइम। पहले तो यार मैं एक दफ़ा गयास का फिर थैंक यू करना चाहूँगा कि उसने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा फिर, ठीक है। हम गयास में कुछ टर्म्स भी बताई, कुछ अपने एक्सपीरियंस भी बताया। एक बात जो बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, हमें किसी ने नहीं सिखाया, कि जब आप लोगों की एज में होते हैं ना, तब आप लोगों के पास टाइम होता है, पैसा नहीं होता। और जब हमारी एज में आते हैं तो पैसा आता है, टाइम नहीं होता। सही है। अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस करना है ना, तो अभी इज द परफेक्ट टाइम। तो अगर आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, तो इंटर्नशिप जैसे गया साहब ने कहा वो शुरू करें, अपने तजर्बे जरूर करने शुरू करें। ठीक है, मेक सेंस। तो गया साहब आप आइएगा जरा प्लीज, एक छोटा सा सोवेनियर है आपके लिए। ठीक है, नाम लिखवा दिया आप। सही सर, अभी संभालिए सर। थैंक यू।